वैदिक पीरियड का जो टाइम पीरियड है वो है 1500 से लेकर 600 BC तक। उसके बाद जो वैदिक पीरियड है, ठीक है, इस समय के ऊपर वेद कंपोज किए गए थे। इसको हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, अर्ली वैदिक एंड लेटर वैदिक। अब ऋग वैदिक पीरियड क्यों कहते हैं अर्ली वैदिक पीरियड को, ये भी हम कवर अप कर चुके हैं, बिकॉज इसी समय के ऊपर आपका सबसे पुराना और सबसे बड़ा वेद यानी कि ऋग वेद लिखा गया था। ठीक है, तो ये हम कल कर चुके हैं ऑलरेडी। ओके, और आर्यंस कौन होते हैं, कौन सी भाषा आर्यंस कहते थे। देन वी हैड अ brief discussion about the languages of India. Then we also discussed about the classical languages of India. Then we discussed about the routes followed by Aryans when they came to India. They came through Hindu Kush mountains. First, they settled around Indus and its tributaries. Then they moved toward the Ganga and the Ganga plains. Then we discussed about the various theories regarding the origin of Aryans कि Aryans आए कहाँ से थे। और एक थ्योरी है जो कहती है कि इंडिया में ही इनका ओरिजिन था। ठीक है, तो उसके फाउंडर्स का नाम भी हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिया था। इसके अलावा भी डिस्कस्ड कि जो आपका फर्स्ट फेज है आर्यंस का, दैट इज द अर्ली वैदिक पीरियड, वो है आपका 1500 से लेकर 1000 BC तक का, और ये सबसे पुराना समय है। ठीक है, और इसीलिए हम कह रहे हैं अर्ली वैदिक। अभी वैदिक पीरियड में भी ना सिस्टमेटिकली अगर हम ऑर्गेनाइज करें तो इसको हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, एंड वन इज द अर्ली वैदिक, वन इज द लेटर वैदिक। तो लेटर वैदिक के समय के ऊपर आपके बाकी के 3 वेद लिखे गए थे, सामवेद, अथर्ववेद और यजुर्वेद। और जो आपका सबसे पहला वेद है, सबसे बड़ा वेद है, सबसे पुराना वेद है ऋग्वेद, वो लिखा गया था अर्ली वैदिक पीरियड में। और ऋग्वेद जब लिखा गया था, या जो ये 500 सालों का जो समय था, उस समय के ऊपर आपके आर्यंस कहाँ रहते थे, सप्त सिंधु इलाके में। सप्त सिंधु मतलब द लैंड ऑफ 7 रिवर्स। ये 7 रिवर्स हैं और इनके कुछ एंशियंट इनके कुछ वैदिक नेम्स भी हैं। ठीक है, अब देखो एंशियंट वर्ड बोलते हुए मैं रुक गया था, क्योंकि एंशियंट का मतलब अलग है और वैदिक नेम्स अलग हैं। ठीक है, तो अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, अभी हम वैदिक नेम्स पढ़ रहे हैं इन रिवर्स के। इन्हीं रिवर्स के आपके एंशियंट नेम्स भी हैं, वो नेम्स जो इन्हीं रिवर्स को दिए थे किसने, ग्रीक्स ने। ठीक है, तो जो नेम्स यहाँ पे ग्रीक्स ने दिए थे इन रिवर्स को, उनको हम एंशियंट नेम्स कहते हैं। दे आर डिफरेंट, एंड वी ऑल्सो हैव द नेम ऑफ दिस रिवर्स गिवन बाय वेद, तो इनको हम वैदिक नेम्स कहते हैं। ठीक है, तो सिंधु, विपासा, वितास्ता, परुष्णी, अस्किनी, शतुद्री, सरस्वती, नंदीतारना, तो ये सब आपकी अर्ली वैदिक रिवर्स हैं, और इन्हीं नदियों के पास आपके आर्यंस रहते थे, आपके आर्यंस रहना पसंद करते थे, एंड दिस रिवर्स प्रोवाइडेड द आइडियल सिचुएशन। तो ये सबसे पहले हमें पता होना चाहिए। और जो लेटर वैदिक पीरियड है, उस समय के ऊपर इन्होंने डिफॉरेस्टेशन करी, आयरन डिस्कवर हो चुका था, आयरन के यूज से इन्होंने फॉरेस्ट की कटिंग की, और देन दे मूव टू द अदर एरियाज, दे मूव टू द बेटर एरियाज ऑफ गंगाज, और वहीं पे बड़े बड़े किंगडम्स की स्टैब्लिशमेंट हुई। जैसे आपने सुना होगा, पढ़ा नहीं भी होगा, आपको पता जरूर होगा कि मगध में बहुत बड़ा किंगडम बना था आपका, मगध यानी कि द एंशिएंट नेम ऑफ बिहार। ठीक है, तो वो बहुत बड़े किंगडम वहां से बने। 2 regions, one was राजगीर, one was पाटलिपुत्र। these 2 regions also developed, बड़े बड़े राजा आए, अशोक, बिंबिसारा, बिंदुसारा, ठीक है, अजाशत्रु। ओके, तो बहुत सारे राजा, चंद्रगुप्त, समुद्रगुप्त, वो सब वहीं से रूल करते थे। वी विल डिस्कस अबाउट दोज थिंग्स एज वेल, बट वो बात की बात है। ठीक है, तो जब हम ऋग वैदिक पीरियड की बात कर रहे हैं, तो उसकी इंट्रोडक्शन हमने क्या दी थी, ऋग वैदिक पीरियड की हमने इंट्रोडक्शन ये दी थी कि उस समय के ऊपर ऋग्वेद लिखा गया था। तो सबसे पहले तो हम ये पढ़ते हैं कि ऋग्वेद क्या है, और ऋग्वेद के बारे में कौन कौन सी चीजें एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले तो आपको ये चीज याद रखनी चाहिए कि जो आपका ऋग्वेद है, वो 4 वेद, 4 वेद में सबसे अर्लीस्ट वेद है। ठीक है, और इस वेद के 10 मंडल हैं। मंडल आप मान लो वॉल्यूम्स। ठीक है, या आप मान लो कि जो ऋग्वेद है, ऋग्वेद एक बड़ी कंपाइलेशन है, और इसके 10 भाग हैं। ठीक है, 10 भाग, 10 वॉल्यूम्स, 10 पार्ट्स, या 10 मंडल हैं। और इस 10 मंडल में आपके 1028 हाइम्स हैं, यानी कि प्रेयर्स हैं। ये सब हैं आपकी डिवाइन प्रेयर्स। और ये सब प्रेयर्स किसकी तारीफ में लिखी गई थी, ये सब प्रेयर्स लिखी गई थी अग्नि, इंद्र, मित्र, वरुण और बाकी भगवान। अब इन सब भगवानों में एक चीज कॉमन है, दैट इज कि दे आर नेचर, दे आर नेचर गॉड्स। ये वो गॉड्स हैं, ठीक है, जो नेचर के फॉर्म में है। ठीक है, इसको हम ना एक और टर्म देते हैं, जो आपके ऋग्वेद में जिन भगवानों की बात की गई है ना, या उसके जो ऋग्वेद का जो रिलीजन है, जो उसकी बात की गई है, इसको हम कहते हैं
नेचुरलिस्टिक पॉलिथिज्म। इन दोनों वर्ड का मतलब पता होना चाहिए। whenever we talk about the religion or the religious beliefs of people who were living in the Rig Vedic period or the early Vedic period, we need to understand one thing कि इन लोगों का धर्म कैसा हमने डिफाइन किया है, नेचुरलिस्टिक पॉलिथिज्म। नेचुरलिस्टिक क्यों? क्योंकि अग्नि इंद्र, जब मैं आपको इनके मतलब बताऊंगा इसी चैप्टर में डिस्कस करना हमने इनका रिलीजन डिटेल में, अभी तो आपको वैसे ऋग्वेद के बारे में बता रहा हूं, तो देन वी विल गेट टू नो कि इनका जो धर्म था वो नेचर के ऊपर इंस्पायर्ड था। ठीक है, these people somehow were very much curious to know about nature। ठीक है, they were troubled by nature, they wanted to appease nature, उनको नेचर को खुश करना था, तो उस नेचर को खुश करने के लिए इन्होंने नेचर को भगवान बनाया और उनको भगवान की तरह ही ट्रीट किया। और दूसरा है पॉलिथिज्म। पॉलिथिज्म एक ऐसा धर्म होता है या एक ऐसा धार्मिक बिलीफ होता है जिसमें आप एक नहीं बल्कि मल्टीपल भगवानों की पूजा करते हो। जैसे अगर हम बात करें क्रिश्चियनिटी की, तो क्रिश्चियनिटी बिलीव इन जीसस, इस्लाम बिलीव इन अल्लाह, ठीक है, एंड सिखिज्म बिलीव इन वाहिगुरु। तो ये जितने भी आपके गॉड्स हैं ये सब क्या हैं, आपके एक ही भगवान है। तो जो धर्म आपके एक भगवान को मानते हैं उनको हम कहते हैं मोनोथिज्म। मोनो मतलब वन, थिज्म मतलब बिलीफ। ठीक है, when you have belief in one god it is called as monotheism, when you have belief and faith in multiple gods, you worship multiple gods, it is called as polytheism। हिंदुइज्म नेचर वाइज, आपका नेचर मतलब मैं इस नेचर की बात नहीं कर रहा हूं, मतलब कैरेक्टरिस्टिक वाइज की अगर मैं बात करूं तो पॉलीथीज्म है, बिकॉज दे आर टू मेनी गॉड्स, दे आर मल्टीपल गॉड्स इन ह्यूमंस इन हिंदुइज्म। ओके, तो इन भगवानों की पूजा हम करते थे। ठीक है, डिफरेंट एरियाज में ऑफ इंडिया में, ऑल्दो वी कॉल इंडिया एज अ लैंड ऑफ हिंदूज, तो जितने भी हिंदूज यहाँ पे इंडिया में रहते हैं तो ईस्ट वेस्ट नॉर्थ और साउथ या सेंट्रल पार्ट में जो हिंदुइज्म फॉलो किया जाता है बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस है। जो नॉर्थ में हिंदुइज्म फॉलो किया जाता है, नॉर्थ के ही कुछ रीजन में बाकी नॉर्थ के एरियाज में फॉलो करे जाने वाला जो हिंदुइज्म है वो अलग है। मतलब देयर इज अ लॉट ऑफ वैरायटी, देयर आर मल्टीपल गॉड्स, स्मॉल गॉड्स, ठीक है, डेटीज होते हैं, कुछ गॉड्स होते हैं, कुछ डेटीज होते हैं। ठीक है, जैसे कुछ भगवान होते हैं, कुछ देवता होते हैं, तो बहुत सारी वेरिएशन है, इसलिए हम उसको क्या कहते हैं, हिंदुइज्म को पॉलीथिज्म कहते हैं। ठीक है, तो ऋग्वेद सबसे पुराना वेद है, 10 मंडल में डिवाइडेड है, 1028 हाइम्स या प्रेयर्स हैं, और इन नेचर गॉड, जो आपके नेचर वाले गॉड है, इनकी तारीफ में ये बातें लिखी गई हैं। और ये ऋग्वेद में दो चीजें बड़ी पॉपुलर हैं, दो चीजें बड़ी फेमस हैं, जिनमें से एक क्या है, आपका गायत्री मंत्र। देखो, स्कूल, अगर आप किसी भी स्कूल में जाते हो और वो आपका कोई रिलीजियस स्कूल नहीं है, अगर आप किसी क्रिश्चियन स्कूल में या मदरसे में नहीं गए हो, या आप किसी भी नॉर्मल स्कूल में गए हो, ठीक है, केवी हो गया, कोई भी स्कूल हो गया, तो जो हमारी मॉर्निंग प्रेयर्स होती हैं स्कूल में, दे स्टार्ट विद गायत्री मंत्र। ठीक है, तो गायत्री मंत्र जो कि आपका गॉडेस सावित्री को डेडिकेट किया गया है, वो गायत्री मंत्र भी आपका ऋग्वेद में ही है। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है। ठीक है, रिसेंटली आई वाज वाचिंग केवीसी, तो उस केवीसी में भी ये सवाल आया था आपका कि ये जो आपका गायत्री मंत्र है ये किन गॉडेस को या किन भगवान को या किन डेटी को ये डेडिकेट किया गया। तो यू नीड टू रिमेंबर कि गायत्री मंत्र जो कि आपका ऋग्वेद में है, ठीक है, वो गॉडेस सावित्री को डेडिकेट किया गया है। ठीक है, अब आप मुझे बताओगे इन कमेंट्स कि गायत्री मंत्र कौन से मंडल में है। ठीक है, 10 वॉल्यूम्स है ना, तो आप बताओगे मुझे कि जो आपका गायत्री मंत्र है, इट इज मेंशन्ड इन विच मंडल ऑफ ऋग्वेद। ऋग्वेद के कौन से मंडल में गायत्री मंत्र मेंशन्ड है। ठीक है, बहुत यूनिवर्सली फेमस आपका गायत्री मंत्र है ये, डेडिकेटेड टू गॉडेस सावित्री। और इसके अलावा इसी ऋग्वेद में मेंशन्ड है आपकी पुरुष शुक्ता थ्योरी। अब कहा जाता है कि जो पुरुष शुक्ता थ्योरी है यही एक्सप्लेन करती है 4 वर्ण, या जिसको हम हिंदी में कहते हैं चतुर्वर्ण सिस्टम। ठीक है, इस थ्योरी के तहत जो आपका समाज है वो 4 भागों में बटा हुआ है। वो आपका जो समाज है वो 4 भागों में बटा हुआ है। ऋग्वेद में आपका वर्ण सिस्टम नहीं होता था, लेकिन जो आपका बिल्कुल लास्ट का मंडल था उस मंडल में मेंशन है आपका इस थ्योरी के बारे में। और ये थ्योरी ही बेसिकली जो आपका करंट का कास्ट सिस्टम है उस करंट के कास्ट सिस्टम को एक्सप्लेन करती है। ठीक है, तो ये बताता है कि जबकि 4 वर्ण हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, वर्ण या कास्ट। ठीक है, पहले वर्ण का मतलब कलर होता था, ऋग्वेद में वर्ण का मतलब कलर होता था, धीरे धीरे इसका मतलब चेंज होता गया और वर्ण ने क्या ले लिया, वर्ण ने एक डिस्टिंक्शन का मतलब ले लिया और आपके समाज को 4 भाग में बांट दिया।
अब मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहा हूँ इस वर्ण सिस्टम को समझाने के लिए, क्योंकि मैंने इसी चैप्टर में इसको प्रॉपर तरीके से डिस्कस करना है ड्यूरिंग स्टडिंग अबाउट द ऋग्वेदिक सोसाइटी। तो आई विल बी डिस्कसिंग दिस वर्ण सिस्टम इन डिटेल, बट आप अभी के लिए सिर्फ इतना समझो कि आपका जो 4 वर्ण सिस्टम है बेसिकली यही हमारा कास्ट सिस्टम है, कि आपका जो समाज है वो भगवान ने 4 भागों में बांट के भेजा हुआ है। आपका जो सोसाइटी है इसमें 4 भाग होंगे, कुछ ब्राह्मण, कुछ पूजा पाठ करने वाले लोग होंगे, कुछ प्रशासन और वॉरियर्स होंगे जिनको हम क्षत्रिय कहते हैं, ठीक है, कुछ आपके ट्रेडर्स होंगे, कुछ आपके एग्रीकल्चरिस्ट होंगे जिनको हम वैश्य कहते हैं, ठीक है, और कुछ आपके सर्वेंट्स होंगे जिनको हम शूद्र कहते हैं, और कुछ ऐसे भी होंगे जो इन चारों वर्ण में नहीं आते हैं, उनको हम पर्याह कहेंगे, या जिनको हम अनटचेबल्स या फिर उससे आउटकास्ट भी कह सकते हैं, ठीक है। तो ये जो आपका 4 वर्ण का सिस्टम है, कहते हैं कि 4 वर्ण को एक्सप्लेन करने वाली थ्योरी का नाम क्या है? पुरुषाशुक्ता थ्योरी। और पुरुषाशुक्ता थ्योरी भी आपको कहाँ मिलती है? ऋग्वेद में मिलती है, और यही बताता है बेसिकली कि जितने भी आपके कास्ट है ना, तो ब्रह्मा के मुख से ब्राह्मण निकले, ठीक है, क्षत्रिय ब्रह्मा की आर्म से निकले, वैश्य ब्रह्मा की थाइस से निकले, और शूद्र ब्रह्मा के पैरों से निकले। और इसी तरीके से ब्रह्मा ने ही धरती बनाई है, ठीक है, और ब्रह्मा से ही हम सबका जन्म हुआ है। और ये थ्योरी बताती है कि ब्रह्मा का मुख, देखो मुख में आपकी बॉडी में सबसे टॉप पोजीशन कौन सी है? अब आपके यहाँ पे 4 बॉडी पार्ट्स का नाम मेंशन किया गया, माउथ, आर्म, थाइस एंड फीट। अब इनका ऑर्डर देखो, तो ऑर्डर में माउथ आपका सबसे ऊपर आता है, ठीक है। तो वर्ण सिस्टम में सबसे ऊपर किसको मिलेगी वेटेज? ब्राह्मण को, जो ब्रह्मा के मुख से निकले हैं। फिर आपकी आर्म्स आती है माउथ के नीचे, तो क्षत्रिय आर्म से आए हैं, वैश्य थाइस से आए हैं, और शूद्रज आपके फीट से आए हैं, ठीक है। और फीट्स ऑफ द क्रिएटर, क्रिएटर कौन है आपके? क्रिएटर है आपके ब्रह्मा। तो बेसिकली वहीं से आपका एक सोशल हायरार्की बन गई है कि कौन ऊपर है कौन नीचे है, ठीक है। और ये थ्योरी ही आपका कास्ट सिस्टम का बेसिस मानी जाती है, और इस थ्योरी को आपका मेंशन कहाँ किया गया, कहाँ किया गया है? ऋग्वेद में मेंशन किया गया है। और ये ऋग्वेद को लिखने वाले, ठीक है, जो ऋषि थे, वैसे तो बहुत सारे ऋषियों की फैमिली ने इसको लिखा हुआ है, लेकिन कहा जाता है कि जो आपके अंगिरा ऋषि थे, ठीक है, जो आपके अंगिरास थे, उन्होंने आपके ऋग्वेद को लिखा हुआ है, ठीक है। तो आई होप दिस पार्ट इज ऑल्सो क्लियर टू यू। अब मैं आगे बढ़ूंगा, तो ये बस आपने यहाँ पे सिर्फ ऋषियों की फैमिली का जो नाम है वो याद रखना है, और तो कुछ याद रखने की यहाँ पे जरूरत है भी नहीं है, ठीक है। तो दिस इज समथिंग दैट वी नीड टू रिमेंबर अबाउट ऋग्वेद। Now let us move forward, and now we are discussing about the society and the other things which are related to ऋग्वेदिक society। तो मतलब कि 1500 से लेकर 1000 BC तक आपकी गवर्नमेंट कैसी थी, अब हम वो डिस्कस करने वाले, ठीक है। तो गवर्नमेंट कैसी हुआ करती थी? तो पहले तो आपको यह याद रखना है कि गवर्नमेंट के बारे में बात करते हैं हम, लेकिन आपके जो पीपल, उन लोगों ने जिन्होंने आपके ये वेद लिखे, जिन्होंने आपका ऋग्वेद लिखा या बाकी वेद लिखे, वो खुद को बुलाते थे आर्या, यानी कि आर्यंस। और जिन्होंने वेद नहीं लिखे, जिन्होंने वेद नहीं पढ़े, जो उनके डार्क स्किन्स ओपोनेंट्स हुआ करते थे। देखो जो आर्यस है ना, आर्य खुद को गोरा बोलते थे, फेयर स्किन कहा करते थे, और अपने आप को सुपीरियर मानते रहे, और कहते हैं हम वेद लिखते हैं। और जिन्होंने वेद नहीं लिखते थे, वेद नहीं पढ़ते थे, जो डार्क स्किन हुआ करते थे, विच माइट बी द इंडिजिनियस पीपल और ऑफ हड़प्पा, जिनको इन्होंने रिप्लेस किया यहाँ पे आके, उनको ये क्या कहा करते थे? उनको ये कहा करते थे दासा, ठीक है, या फिर दासियुस। तो ये बेसिकली दासियुस वो लोग हुआ करते थे जो सेक्रीफाइसेस परफॉर्म नहीं किया करते थे, और आर्यंस से अलग कोई भाषा बोला करते थे। क्योंकि आर्यंस कौन सी भाषा बोलते थे? इंडो आर्यन लैंग्वेज, या फिर इंडो यूरोपियन लैंग्वेज, विच वी आर कॉलिंग एज संस्कृत। तो आर्यन संस्कृत कहते थे, और जो लोग संस्कृत नहीं बोलते थे, जो उनकी तरह फेयर स्किन नहीं थे, ठीक है, जिनको ये अपने से इंफीरियर मानते थे, उनको ये कहते थे दासा, ठीक है। तो पहली बात तो याद रखना कि आर्यास रूल करते थे। अगर हम बात करें गवर्नमेंट की, तो आर्यास रूल करते थे दासास के ऊपर। When we are talking about government, Aryas ruled over the दासास और दास्युस। कौन थे दास्युस? ये इनके इंफीरियर लोग थे। और आर्यंस ने अगर इंडिया में इन्वेड किया है उस नॉर्थ के रास्ते से, तो उस नॉर्थ के रास्ते में पहले कौन होंगे? आपके हड़प्पा या इन बाकी सिविलाइजेशंस के जो लोग होंगे, उन्हीं को इन्होंने वॉर में हरा के क्या बना लिया होगा? अपना दास या अपना सर्वेंट बना लिया होगा, ठीक है। तो दास या जो दासी है, ठीक है, बाद में इसका मतलब क्या बन गया? स्लेव्स। और ये स्लेव इनके लिए हर तरह के काम जो है वो किया करते थे। बेसिकली इनकी लाइफ के ऊपर ऑनरशिप थी, किसकी?
इनके मालिक की, इनके ऑनर की। ठीक है, तो पहले तो मतलब यही है कि जब हम बात करते हैं गवर्नमेंट की, गवर्नमेंट का मतलब होता है कि कोई किसी के ऊपर रूल कर रहा है। तो पहले तो आपको यह समझना है कि अगर हम ब्रॉडली एक पिक्चर देखें, देयर वाज अ वाइडर ग्रुप ऑफ पीपल कॉल्ड आर्यास हु वर रूलिंग ओवर द दासास ऑफ दास्यूस। देन वी विल डिस्कस अबाउट द गवर्नमेंट विद इन द आर्यास, गवर्नमेंट विद इन द आर्यंस देमसेल्व्स। ठीक है, तो जो आपके आर्यंस थे उनके अपने अंदर की गवर्नमेंट कैसी थी, उनकी अपनी ऑर्गेनाइजेशन कैसी थी, हम उसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो पहले तो आपको याद रखना है कि इनकी गवर्नमेंट कैसी हुआ करती थी, मोनार्की। मोनार्की मतलब राजतंत्र, जहां पे राजा का राज होता है, वेयर अ रूलर रूल्स। एक आदमी जब पूरी के पूरे समाज को कंट्रोल कर रहा है उसको हम कहते हैं मोनार्की। ठीक है, जब एक जगह को मल्टीपल लोग कंट्रोल करते हैं उसको हम कहते हैं ओलिगार्की। जब लोगों के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि लोगों के ऊपर रूल करते हैं उसको हम कहते हैं डेमोक्रेसी। जब मिलिट्री रूल करते हैं उसको हम कहते हैं डिक्टेटरशिप। समझ गए? तो ये धीरे धीरे जब हम और भी क्लासेस करेंगे, पॉलिटिक्स में डिस्कस करेंगे, वी विल डिस्कस अबाउट दीज थिंग्स, बट बेसिकली जस्ट रिमेंबर कि देयर इज मोनार्की। तो जो मोनार्की है आपकी, ये गवर्नमेंट का सिस्टम हुआ करता था, लेकिन मोनार्की की जो गद्दी थी जिसके ऊपर यानी कि इन सब लोगों का चीफ बैठा करता था, वो पोस्ट इट वाज नॉट हेरिडिटरी। अब इस वर्ड का मतलब होता है कि कोई वंशवाद नहीं था। अब होता क्या यूजुअली कि जो फादर करता है, जो राजा होता है, उसके बाद उसका बेटा, जो बेटा होता है वो जब तक राजा होता है तब तक वो युवराज होता है। जैसे ही राजा की मृत्यु हो जाती है फिर युवराज राजा बन जाता है। फिर जो राजा का बेटा होता है अगले बार फिर कोई जनरेशन, मतलब कि जनरेशन बाय जनरेशन अगर कोई और राजा आके इनको रिप्लेस करते तो अलग बात है, बट जनरेशन बाय जनरेशन आपकी एक ही डायनेस्टी रूल करती रहती है। लेकिन यहाँ पे मोनार्की थी, लेकिन एक स्ट्रिक्ट मोनार्की नहीं हुआ करती थी, यानी कि राजा इतना पावरफुल नहीं हुआ करता था। राजा वही बन सकता था जिनको लोगों का मत था। ठीक है, यानी कि सच अ गवर्नमेंट वाज ऑपरेटिंग ओवर दिस रीजन, जिस गवर्नमेंट में आपका राजा तो था, राजा बहुत ज़्यादा लिबर्टी, बहुत ज़्यादा पावर भी इंजॉय करता था, बट उस राजा की जो पोजीशन थी वो फिक्स नहीं थी, इट वाज नॉट हेरिडिटरी। राजा की तो प्रॉपर टर्म हुआ करती थी, लेकिन राजा का उसका बेटा राजा बनेगा, अगर वो काबिल होगा तो बनेगा, क्योंकि कुछ सभाएं हुआ करती थी। ये ना बेसिकली ट्राइबल सोसाइटी थी। आपको मैंने कहा था ना, ये लोग फिर से रूरल एरिया में चले गए थे। एक अर्बन सेटलमेंट आई थी इंडस वैली के समय के ऊपर, एक अर्बन सिविलाइजेशन थी, फिर से किस में आ गए, रूरल में आ गए थे। तो बेसिकली दीज पीपल वर लाइक ट्राइब्स। ओके, तो जो इनकी असेंबली, जो इनकी सभाएं हुआ करती थी, वो सभा चुनती थी अपने में से किसी एक आदमी को राजा बनने के लिए। ठीक है, तो मोनार्की तो थी, लेकिन मोनार्की एक ऐसी मोनार्की हुआ करती थी कि मतलब राजा के पास जो होगा वो एब्सोल्यूट पावर होगी, पूरा कंट्रोल होगा, लेकिन राजा चुना जाएगा। तो हल्का सा डेमोक्रेसी का एलिमेंट या रिपब्लिकन एलिमेंट हम मान सकते हैं। ठीक है, तो आप कह सकते हो रिपब्लिकन डेमोक्रेसी। अब रिपब्लिकन कैसा सिस्टम होता है? रिपब्लिकन एक ऐसा सिस्टम होता है जहां पे राजा चुना जाता है, जहां पे चुनाव होते हैं, जहां पे, ठीक है, हेरिडिटरी सिस्टम नहीं होता। तो यस, देयर वाज मोनार्की, बट रिपब्लिकन काइंड ऑफ मोनार्की वाज देयर। और इस चीफ को क्या कहते थे? इस चीफ को बुलाया करते थे राजन, और राजन को हम कहते थे गोपति या गोपा। राजा को राजन भी कहा करते थे और साथ में गोपति या गोपा भी कहा करते थे, बिकॉज हिज प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी वॉज द प्रोटेक्शन ऑफ काउ। अब ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाई वॉज राजा गोपति। गो वर्ड कहां से आया? काउ से आया। दीज पीपल वर नोमैडिक, दीज पीपल वर पेस्टरलिस्ट। अब हमारे लिए लाइफ में देखो, एक क्रिकेटर के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है? बैट होता है। ठीक है, वो उसकी बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करता है। एक सोल्जर के लिए सबसे जरूरी क्या होता है? उसकी वेपन होती है। जब आप आर्मी में जाते हो तो सबसे पहली चीज़ आपको दिखाई जाती है कि जो आपकी वेपन है वो आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। कभी भी आपकी उंगली ट्रिगर के ऊपर से नहीं हटनी चाहिए, आपकी उंगली में ट्रिगर के ऊपर होनी चाहिए। ठीक है, तो जो चीज़ हमारा ऑक्यूपेशन होता है, हमें उससे बहुत प्यार होता है। एक टीचर को किताबें बहुत पसंद होती हैं, ठीक है, बिकॉज हर एक आदमी को अपनी ऑक्यूपेशन से प्यार है। हो सकता है कि एक रद्दी वाले को किताबों की इतनी रिस्पेक्ट ना होती हो, लेकिन जो टीचर उससे उन किताबों का इस्तेमाल कर रहा है उसको ज़्यादा रिस्पेक्ट होती है। तो वैसे ही जो इनका प्रोफेशन था, जैसे खेती बाड़ी वाले लोग होते हैं, वो धरती को माँ मानते हैं। ठीक है, धरती की बहुत ज़्यादा पूजा पाठ करते हैं, उसका धरती क्षेत्रपाल देवता होते हैं, बहुत ज़्यादा पूजा पाठ करते हैं। क्यों? देखो, जो भी हमारा ऑक्यूपेशन होता है, जहाँ से हमें धन आ रहा होता है, जिसके ऊपर हमारी लाइफ डिपेंडेंट होती है, उस ऑक्यूपेशन को हम बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हैं। और ये थे पेस्टरलिस्ट, चरवाहे थे। तो इनके पास धन संपत्ति या जो भी चीज़ें इनके पास आ रही हैं, दे आर कमिंग आउट ऑफ काउस। ठीक है, सबसे बड़ी संपत्ति। राजा का मतलब क्या होता है? राजा का मतलब होता है कि एक ऐसा आदमी, ठीक है, जो आपका वचन देता है आपकी रक्षा करने का, आपके जो ऑक्यूपेशन है, आपकी जो प्रॉपर्टी है उसकी रक्षा करने का। यहाँ के लोगों के लिए सबसे बड़ा धन था उनकी गाय।
उनकी काउस, बिकॉज दे वर नोमैड्स। तो दैट इज वाई राजा को गोपति कहते थे, क्योंकि उसको जो लोगों की संपत्ति थी यानी कि जो काउस थी उनकी रक्षा करनी थी, उसकी प्रोटेक्शन करनी थी, ठीक है। फिर बैटल्स हुआ करती थी, फिर लड़ाइयां हुआ करती थी, और बहुत सारी लड़ाइयां तो इसलिए हुआ करती थी क्योंकि काउस चाहिए होती थी लोगों को। सपोज किसी एक क्लैन है, देखो ट्राइब है ना, तो किसी एक ट्राइब ने दूसरे ट्राइब की काउ को चुरा लिया, ठीक है, या इनको काउस चाहिए तो इन्होंने किसी और के ऊपर अटैक कर दिया। तो मैनी वॉर्स इन दिस रीजन वाज फॉट ओनली फॉर द पर्पस ऑफ काउस, ठीक है। तो यहाँ पे द बैटल वाज कॉल्ड गविश्तिस, ठीक है, और गवेशना या गोशु वॉर्स होती थी। और वॉर्स का प्राइमरी कारण क्या हुआ करता था? वॉर्स का प्राइमरी कारण हुआ करता था, जंग का प्राइमरी कारण क्या होता था? गाय। मैनी बैटल्स इन दिस ऋग्वेद जिसका मेंशन किया गया है, दे वेर फॉट फॉर काउस। प्राइमरी रीजन क्या था बैटल्स का? काउ था, याद रखना है। उसके बाद कुछ जमीन का चक्कर हो गया या कुछ और प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन प्राइमरी रीजन वाज काउस, बिकॉज काउ वाज द प्राइम वेल्थ फॉर दिस पीपल्स। वॉर्स लड़ते थे लेकिन इनकी कोई स्टैंडिंग आर्मी नहीं हुआ करती थी, ये भी याद रखना है। अब देखो, जब राजा स्ट्रांग बनता है ना, तब ही आपके एक स्टैंडिंग आर्मी होती है। स्टैंडिंग आर्मी का मतलब क्या होता है? स्टैंडिंग आर्मी का मतलब होता है कि वॉर हो रही है या नहीं हो रही है, आपके पास सोल्जर्स अवेलेबल हैं। जैसे इंडिया की आर्मी है, ठीक है, राइट नाउ इंडियन आर्मी इज एट पीस, ठीक है, कोई वॉर नहीं हो रही है इंडिया किसी कंट्री के साथ। ऑल्दो हमारे नेबर्स फ्यूचर में हमारे पर अटैक कर सकते हैं, वॉर के चांसेस हैं। इंडिया की जो आर्मी है वो रेडीली ट्रेंड है कि वो हर तरह खतरे को टाल सकते हैं, हर तरह खतरे का सामना कर सकते हैं। लेकिन अगर हम नॉर्मली ऑब्जर्व करें तो इस समय के ऊपर कोई वॉर नहीं है, लेकिन फिर भी आर्मी है, सोल्जर्स हैं, वो ट्रेन कर रहे हैं। तो जब वॉर ना होते हुए सोल्जर्स को आप मेंटेन करते हो, आप सोल्जर्स को रखते हो, तो इसको हम कहते हैं स्टैंडिंग आर्मी। तो यानी कि राजा इतना पावरफुल नहीं था कि वो एक स्टैंडिंग आर्मी को मेंटेन कर सकता है। सो हेंस देयर वाज नो कांसेप्ट ऑफ स्टैंडिंग आर्मी। व्हेनेवर देयर वाज सम इश्यूज, तो उन इश्यूज के लिए क्या करते थे ये? उन इश्यूज के लिए दे यूज टू कॉल असेंबलीज। उस असेंबली में जितने भी आपके यूथ हुआ करते थे, यंग लीडर्स हुआ करते थे, दे यूज टू कॉल देम, और उसके बाद ये वॉर के ऊपर काम करते रहे, वॉर की तैयारी करते रहे, वॉर शुरू करते थे। और जब वॉर खत्म होती थी तो वहां से जो भी धनराशि लेके आते थे, तो कुछ धनराशि चीफ रखता था, कुछ धनराशि प्रीस्ट यानी कि जो पुरोहित पंडित हुआ करते थे वो रखते थे, और बाकी पूरे पूरे क्लैन में बांट दिया करते थे, ठीक है। तो इस तरीके की वॉर हुआ करती थी आपकी। नेक्स्ट जो है, नो डॉक्ट्रिन ऑफ डिवाइनिटी वाज एसोसिएटेड विद किंगशिप। अब ये डॉक्ट्रिन ऑफ डिवाइनिटी है ना, ये आपको बहुत जगह देखने को मिलेगी कि राजा तो भाई भगवान की छवि है। अब यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। यहाँ पे राजा को एज अ भगवान शो नहीं किया गया है, राजा को एज अ ह्यूमन ही माना गया है। जैसे मुगल्स हुआ करते थे, मुगल्स खुद को क्लेम करते थे कि हम क्या है? हम जिल्ले इलाही हैं, ठीक है। जिल्ले इलाही मतलब हम भगवान की परछाई हैं, वी आर शेडो ऑफ गॉड। तो ऐसा कोई कंसेप्ट नहीं था, देयर वाज नो डॉक्ट्रिन ऑफ डिवाइनिटी। इसका मतलब क्या था कि जो किंग था, इट वाज जस्ट लाइक अ नॉर्मल ह्यूमन, उसको कोई बहुत बड़े पेडिस्टल के ऊपर नहीं चढ़ाया था। और आज भी हमें यही करना चाहिए कि हमें नेताओं को इतनी बड़ी पोजीशन नहीं देनी चाहिए कि नेता अपने आप को भगवान समझना शुरू कर दे, ठीक है। वी हैव सीन सम इंस्टांसेस जब हमारे लीडर्स, हमारे नेताओं को हम भगवान बना देते हैं, ठीक है, दूध से उनका अभिषेक करते हैं, पूजा पाठ करना शुरू कर देते हैं। कई तो एक्सट्रीम केसेस होते हैं जहां पे नेताओं के नाम के ऊपर आरती बना देते हैं, ठीक है। तो ऐसी चीजें नहीं करनी चाहिए, क्योंकि आप लॉजिकली देखो ना कि दीज पीपल आर हियर फॉर द सर्विस ऑफ द पीपल, ठीक है। वी डोंट हैव टू ट्रीट देम एज गॉड, एंड वी हैव टू ट्रीट देम जस्ट लाइक दीज पीपल वर ट्रीटिंग देम, ठीक है। उसके अलावा गवर्नमेंट में बहुत ज़्यादा इलेबरेट गवर्नमेंट नहीं हुआ करती, तो आप यहाँ पे समझ सकते हो कि देयर वाज नो इलेबरेट गवर्नमेंट। अब इलेबरेट गवर्नमेंट क्या होती है? इलेबरेट गवर्नमेंट में एक ट्रेजरर होता है, एक, ठीक है, एक आपका आर्मी कमांडर होता है। आर्मी कमांडर के अंदर मल्टीपल छोटे छोटे कमांडर्स होते हैं, ठीक है। पैदल सेना का अलग कमांडर होता है, रथों का अलग कमांडर होता है। तो इलेबरेट गवर्नमेंट नहीं थी। काम के लिए कुछ आदमी थे, जैसे एक तो राजा था, राजन, जिसको हमने गोपति कह दिया, गोपा कह दिया। उसको एडवाइस करने के लिए एक पुरोहित हुआ करता था, ठीक है, जिसको धर्म शास्त्रों का सारा ज्ञान था। एक सेनानी यानी कि जो आपका आर्मी कमांडर हुआ करता था, और एक विलेज का लीडर जिसको हमने क्या कहा है? ग्रामीणी, लीडर ऑफ अ विलेज। तो ये सब जो लोग हैं आपके, ये इंपॉर्टेंट फंक्शन इस गवर्नमेंट में हुआ करते थे। बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट वाज राजन। लेकिन राजन भी याद रखना, राजन भी प्रीस्ट की बात सुना करता था, ठीक है, क्योंकि इन लोगों के लिए भी हल्का सा रिलीजन तो इंपॉर्टेंट था। तो ये आपका गवर्नमेंट के बारे में हमने डिस्कस कर लिया।
इसके अलावा जो हमें एक और बात पता होनी चाहिए वो है आपकी ट्राइबल असेंबलीज। ये जो चीज है ना, ये ऋग्वेद या ऋग्वेदिक सोसाइटी की पहचान है। अब देखो, एक राजा है, उसको अपने हर तरीके की पावर दे रखी है, उसकी कोई स्टैंडिंग आर्मी नहीं है, ना ही उसका बेटा उसके बाद उसको उसकी प्रॉपर्टी को, उसकी पोजीशन को इनहेरिट कर सकता है। इसका मतलब है कि इस समय के ऊपर राजा था, राजा की रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी, लेकिन राजा की जो पावर थी वो बहुत ज्यादा नहीं थी। अदरवाइज यू नो कि राजा की पावर किस लेवल तक जा सकती है। दे कैन मेंटेन मिलियंस ऑफ सोल्जर्स, दे कैन अपॉइंट एनीवन एज द रूलर आफ्टर देम। तो बहुत कुछ हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं था। इसका मतलब ये है कि राजा की पावर लिमिटेड थी। जब राजा की पावर लिमिटेड थी तो इसके कुछ और संकेत भी होंगे। उसके और संकेत ये थे कि आपकी असेंबलीज भी हुआ करती थी। अब देखो, जिस जगह के ऊपर राजा होता है रूल करने के लिए, वहां पे केवल राजा ही होता है, हम ही हम हैं, ठीक है। लेकिन उस समय के ऊपर राजा के अलावा भी कुछ लोग हुआ करते थे जो फैसले लिया करते थे। तो वो फैसले कौन थे? सभाएं हुआ करती थी, या जिसको हम कहते हैं असेंबलीज। तो आपके ऋग्वेद में या ऋग्वेदिक पीरियड में आपकी 4 तरह की असेंबलीज का नाम मेंशन किया गया है, जिनमें से एक है सभा, एक है समिति, एक है विधाता और एक है गण, ठीक है। तो आपने इस बात को समझना है कि राजा एग्जिस्ट करता था, लेकिन राजा के अलावा असेंबलीज का मेंशन भी किया गया है, जहां पे काउंसिल, असेंबली मतलब काउंसिल आप समझ लो एक तरीके से। तो वो भी क्या करते थे? वो भी फैसले करते थे। तो कई बार ना सभा और समिति में फर्क पूछा जाता है। तो सभा बेसिकली क्या है? इसमें बहुत कम लोग हुआ करते थे और एक्सक्लूसिव लोग हुआ करते थे। यानी कि आप समझ लो इस तरीके से कि अगर देश के फैसले लिए जा रहे हैं तो एज्यूम कर लो कि मोदी जी राजा है, तो राजा जी के अलावा और कौन होगा? आपका मंत्रिमंडल होगा, जिसमें आपके अमित शाह जी होंगे, निर्मला सीतारमन, ठीक है, और साथ में आपके राजनाथ सिंह, एस जयशंकर, और भी जो नेता होंगे आपके, वो सब भी यहाँ पे मिक्सअप होंगे। तो इलीट ग्रुप हो गया। उसके अलावा एक समिति होगी। अब समिति में बहुत सारे लोग जो हैं वो सब आ जाया करते थे। तो आपके राजा के अलावा भी कुछ बॉडीज में, कुछ असेंबलीज में कुछ फैसले लिए जाते थे। तो एक स्मॉल बॉडी हुआ करती थी सभा, एक बिग बॉडी हुआ करती थी समिति, एक होता था आपका विधाता, ठीक है। और विधाता तो मतलब इसमें डाइवर्स फंक्शन है, मतलब ऐसा नहीं कि मतलब कोई पर्टिकुलर फंक्शन है। बस एक और असेंबली का नाम मेंशन हमें मिला जिसका नाम क्या है? विधाता। और एक है गण। अब ये बेसिकली ये आपके ट्रूप्स हुआ करते थे, आपकी आर्मी हुआ करती थी, ठीक है। तो मैंने कहा ना कि एक असेंबली बुलाया करते थे, उसके बाद उन्हीं लोगों को वॉर में लेके जाते थे। तो जो आपके सोल्जर्स की जो एक असेंबली, जो सभा हुआ करती थी, उसको हमने क्या नाम दिया है? गण। तो गवर्नमेंट कैसी थी? मोनार्कियल गवर्नमेंट थी, राजा की पावर लिमिटेड थी, लेकिन राजा की हेल्प करने के लिए कुछ लोग हुआ करते थे, लाइक और पुरोहित, सेनानी और ग्रामीणी। इसके अलावा राजा के अलावा भी कुछ ऐसी बॉडीज थी या आपकी कुछ ऐसे काउंसिल्स या असेंबलीज हुआ करती थी जो राजा के अलावा भी फैसले लिया करते थे। सभा होगी, समिति होगी। सबसे बड़ा क्वेश्चन तो यही है कि समिति बड़ी असेंबली है कि सभा बड़ी असेंबली है? सभा जो है वो छोटी असेंबली है, क्योंकि उसमें सिर्फ इलीट लोग आते हैं। और सभा में यहाँ पे लिखा है ना ब्रॉड, ब्रॉड असेंबली, यानी कि एक बड़ी असेंबली। आपको इस बात को समझना है। और विधाता एक ट्राइबल असेंबली, इसमें ट्राइबल लोग हुआ करते हैं, इसके मल्टीपल पर्पस हुआ करते थे। क्या क्या पर्पसेस है, वी आर नॉट इवन कंसर्न अबाउट दैट, ठीक है। देन वी हैव गण। गण का मतलब क्या होता है? एक असेंबली ऑफ ट्रूप्स, ठीक है, असेंबली ऑफ ट्रूप्स। और मत लिखो, ट्रूप लिख सकते हैं आप यहाँ पे, ठीक है। ट्रूप्स मतलब सोल्जर्स। नेक्स्ट है आपका एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स। अब किसी भी राज्य को संभालने के लिए आपको चाहिए एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स। जैसे भारत है, भारत एक कंट्री है, लेकिन उस कंट्री के अलावा उसकी डिवीजन की गई है स्टेट्स के अंदर, स्टेट्स की डिवीजन की गई है डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर, डिस्ट्रिक्ट की डिवीजन की गई है कहाँ पे? तहसील्स के अंदर, तहसील को डिवाइड किया गया है आपका पंचायत या फिर म्यूनसिपैलिटीज के अंदर। तो आप इस बात को समझिए कि अच्छे से एफिशिएंटली रूल करने के लिए या रूल को इंप्लीमेंट करने के लिए आपको क्या चाहिए? यू नीड एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स। और हर एक एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट का आप एक हेड बना दोगे ताकि हर एक आदमी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को सही से संभाल सके। तो जो भी आपका एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स हैं, तो पहले तो आपको ये समझना है कि आपका एक पैट्रीलिनियल सिस्टम यहाँ पे ऑपरेट करता था, कि अगर हम कोई यूनिट क्रिएट भी कर रहे हैं तो उसका जो यूनिट है, उस यूनिट का हेड कौन होगा? आपका एक मेल होगा, ठीक है। पैट्री मतलब फादर रिलेटेड या मेल रिलेटेड। तो एक चीज आपने याद रखनी है कि सबसे बेसिक यूनिट, सबसे छोटा ग्रुप, मतलब राज्य बनता कैसे था? जैसे आज हमारा एक घर होता है, फिर घर, बहुत सारे घर मिलके एक गांव बनाते हैं, बहुत सारे गांव मिलके एक पंचायत बनाते हैं, बहुत सारी पंचायत मिला के एक तहसील बनाते हैं, बहुत सारी तहसील बना के एक डिस्ट्रिक्ट बनती है,
बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट से एक स्टेट बनती है, बहुत सारे स्टेट से आपका एक देश बनता है, बहुत सारे देशों को मिला के आपका एक कॉन्टिनेंट बन सकता है, और 7 कॉन्टिनेंट मिला के आपकी दुनिया बनती है। ठीक है, तो ऐसे आप समझो इसको, ये होती है आपकी एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स। तो सबसे बेसिक यूनिट कौन सी है? सबसे बेसिक यूनिट है आपकी कुल। कुल मतलब फैमिली। तो आपका एक पैट्रीलिनियल सिस्टम जो था वो ऑपरेट करता था, यानी कि जो भी आपको मैं यूनिट्स बताऊंगा इसका कोई ना कोई हेड होगा, और उसका हेड कौन होगा? उसका हेड होगा आपका एक मेल मेंबर। तो यहाँ पे एक पैट्रीलिनियल सिस्टम ऑपरेट करता था, और सबसे छोटी यूनिट क्या थी? कुल, यानी कि फैमिली। और इस कुल का हेड कौन था? कुलाप। कौन था इस कुल का हेड? कुलाप। तो यानी कि एक परिवार के लोगों को क्या कहते हैं हम? एक कुल के लोग। तो कुल मतलब फैमिली, और जो कुल का हेड है उसका नाम क्या है? कुलाप। ठीक है, अब देखो हर एक में यहाँ पे ए लिखा हुआ है, लेकिन ये ए अंग्रेजों ने दिया है। अब अंग्रेजों को ये सब वर्ड बोलने में दिक्कत आती थी, तो गणेश का गणेशा कर दिया, राम का रामा कर दिया, कृष्ण का कृष्णा कर दिया। ठीक है, तो ये अंग्रेजों को ये सब वर्ड्स बोलने में शर्म आती थी, शर्म तो क्या सॉरी, अंग्रेजों को ये सब वर्ड बोलने में प्रॉब्लम आती थी, और इस कारण से ये जो वर्ड्स हैं आपके, इन वर्ड्स को इन्होंने अपनी सिंप्लिसिटी के हिसाब से, या जो इनको सिंपल लगता था उस हिसाब से इन्होंने क्या किया? ए लगाते गए एंड में। ठीक है, तो इसलिए कुलाप जो है, कुलाप का कुलापा कर दिया। तो हमने कुलाप ही याद रखना है। तो बहुत सारी जब फैमिलीज बन जाती है, तो बहुत सारी फैमिलीज को मिला के बनता है आपका एक ग्राम। ठीक है, अब ग्राम मतलब गांव, और गांव का हेड कौन होगा? ग्रामीणी। आपको मैंने पहले ही बताया था कि आपका ग्रामीणी एक बहुत इंपॉर्टेंट आदमी हुआ करता था, पिछली स्लाइड में हमने डिस्कस किया है। तो याद रखना कि सबसे आपका ये एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स बट कैसे रही है? सबसे पहले कुछ एक परिवार हुआ करता था, उस परिवार का हेड कौन था? कुलाब। और उसके बाद बहुत सारी फैमिलीज मिला के क्या बनाएंगी? बहुत सारी फैमिलीज मिलकर बनाएंगी आपका एक ग्राम, यानी कि एक गांव, और इस गांव का हेड कौन होगा? ग्रामीणी। फिर बहुत सारे गांव मिला के क्या बनाएंगे? ये क्लैन, यानी कि विस। ठीक है, अब विस को कहीं पे विश भी लिखा होगा, कहीं पे विशु भी लिखा होगा। अब इसको ना आप एक तरीके से समझ लो कि इट वाज अ ग्रुप ऑफ विलेजेस। तो ग्रुप ऑफ विलेजेस वाज कॉल्ड एज विश या फिर क्लैन। और जब बहुत सारे विश मिल जाएं, बहुत सारे क्लैन मिल जाएं, तो क्या बन जाएगा? आपका जन या ट्राइब। और ये थी आपकी लार्जेस्ट सोशल यूनिट, और इस ट्राइब के ऊपर रूल करता था आपका राजा या फिर राजन। ठीक है, तो ये राजन जो है सबसे बड़ी यूनिट के ऊपर करता था। सबसे बड़ी यूनिट क्या थी? यहाँ पे सबसे बड़ी यूनिट थी आपका राष्ट्र। ठीक है, ये जो जन है ये क्या है? ये राष्ट्र है, आपके लिए देश है ये। और हम समझ पा रहे हैं इसको ट्राइब, क्योंकि इन सब में एक ना एक कॉमन एलिमेंट हुआ करता था, हमने इसको ट्राइब बोलना शुरू कर दिया। तो जन मतलब ट्राइब, और इस ट्राइब के ऊपर ही एक राजन रूल करता था। ठीक है, जन बनता था बहुत सारे विश या फिर क्लैंस को मिला के, एक क्लैन बनता था बहुत सारे ग्राम को मिला के, और एक ग्राम बनता था बहुत सारी कुल यानी कि फैमिलीज को बना के। तो ये जो ऑर्डर है ना, प्लीज इसको याद रखना, ये इंपॉर्टेंट चीज है आपके लिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। प्लीज इसको याद रखना, एग्जाम में क्वेश्चंस आए हैं, क्वेश्चंस आते रहते हैं कि एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट में क्या क्या चीज़ें, क्या क्या पार्ट है। अब ना यहाँ से हम एक बेस बना रहे हैं। अब बाद में आप देखोगे कि व्हेन आई विल बी टॉकिंग अबाउट मौर्यास, देन ऑल्सो आई विल बी टॉकिंग अबाउट दीज थिंग्स। व्हेन आई विल बी टॉकिंग अबाउट गुप्तास, देन ऑल्सो आई विल बी टॉकिंग अबाउट एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स। तो वहाँ पे भी मैं ऐसे बोलूंगा कि इट स्टार्ट्स विद अ फैमिली, देन इट गोज टू अ विलेज, देन इट गोज टू अ डिस्ट्रिक्ट, देन सब डिस्ट्रिक्ट। तो मतलब हम डिस्कस करेंगे, ये चीज़ें आगे भी आती रहेंगी। फिलहाल के लिए आप इतना याद रखिए कि आपकी जो यूनिट्स हैं, ऑपरेशन शुरू कैसे होते हैं। सबसे पहले एक मैं व्यक्ति हूँ, मेरा एक परिवार है, वो बन गया कुल। बहुत सारे कुल मिलाए, क्या बन गया? ग्राम बन गया। बहुत सारे ग्राम बनाए, क्या बन गया? विश्व बन गया। और बहुत सारे विश्व बनाए तो बन गया जन, मतलब कंट्री मान लो आप एक तरीके से। जन मतलब कंट्री। बहुत सारे विश्व और जन का नाम जो है वो मेंशन किया हुआ है, जैसे पुरु, जन, भारत। ठीक है, सॉरी पुरु जन मतलब, या सॉरी आपका जो पुरु ट्राइब है, एक आपका भारता ट्राइब है, एक आपका यदु ट्राइब है, और एक बड़ा पॉपुलर है आपका और भी है जिसका नाम है मत्स्य ट्राइब। तो ना आपके जो ऋग्वेद है, ऋग्वेद में बहुत सारे ट्राइब्स के नाम मेंशन किए गए हैं, और ये ट्राइब बहुत लड़ते थे आपस में।
और कहा जाता है कि यही जो आपका ट्राइब है ना, भारत ट्राइब, इसी भारत ट्राइब के ऊपर भारत का नाम भारत पड़ा हुआ है। ठीक है, वी कॉल इंडिया भारत बिकॉज नेम्ड आफ्टर भारत, क्योंकि जितने भी ट्राइब्स आपके ऋग्वेद में मेंशन किए गए हैं, इन सब ट्राइब्स में सबसे पावरफुल कौन सा था? इन सब ट्राइब में सबसे ज्यादा पावरफुल था आपका ये भारता ट्राइब। इस भारत ट्राइब का एक राजा था जिसका नाम था सुदास। ही वॉज वेरी पॉपुलर रूलर, ऋग्वेद में मेंशन किया गया सुदास के बारे में। और ये सुदास जो था, इसने 10 राजन युद्ध, एक 10 राजाओं का युद्ध हुआ था। एक तरफ 10 राजा थे, एक तरफ आपका सुदास अकेला था भारता ट्राइब का। तो इसने 10 राजाओं को हराया था एक साथ। तो कहते हैं कि उसी कारण से इस पावरफुल, ये जो क्लैन है, ये क्लैन पावरफुल हो गया था, ये ट्राइब पावरफुल हो गया था, और इसी कारण से भारत का नाम भारत पड़ गया था इसी के ऊपर। ठीक है, तो ये अब उसी की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे कि बहुत सारे ट्राइब्स के नाम मेंशन किए गए हैं और लड़ते बहुत थे, ये बहुत लड़ते थे। और इनकी लड़ाई का कारण जो आपको मैं बता चुका हूँ। तो इनकी लड़ाई का जो मेन कारण था दैट वाज काउ, बट समटाइम दे वर आल्सो फाइटिंग फॉर लैंड ऑक्यूपेशन एंड अदर थिंग्स। ठीक है, तो सबसे तगड़ा कॉन्फ्लिक्ट जो आपका मेंशन किया गया है, जिसके ऊपर क्वेश्चंस भी आते हैं, उसको हम कहते हैं द बैटल ऑफ 10 किंग्स, या जिसको हम हिंदी में कहते हैं दशा राजन युद्ध। 10 राजन युद्ध। तो ये 10 राजन युद्ध कौन सी नदी के किनारे हुआ था? परुष्णी। परुष्णी का मतलब रावी। तो रावी नदी के किनारे आपका ये एक युद्ध हुआ था जिसको हम कहते हैं 10 राजन युद्ध। फिर इसका नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन रिसेंटली आया था सीडीएस में। तो इसमें जो आपका भारत ट्राइब है, भारत ट्राइब को लीड किया था भारत ट्राइब के राजा जिसका नाम है सुदास। ठीक है, सुदास ने 10 राजाओं के कोलिशन को हराया था और साथ में जीत भी गया था। ठीक है, तो आई हैव रिटन वॉन, तो द रूलर वॉन एज वेल। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, दिस पैराग्राफ पर्टिकुलरली इज वेरी इंपॉर्टेंट, आपको इसके बारे में याद रखना चाहिए। तो दिस इज हाउ द एडमिनिस्ट्रेशन यूनिट्स वर्कड। एवरीथिंग स्टार्टेड विद अ फैमिली, फैमिली से आपका क्या आ गया? गांव, यानी कि ग्राम, ग्राम का हेड कौन है? ग्रामीणी। देन केम द विश और विशु। विश का हेड अगर पूछे तो आप विषयपति लिख सकते हो। ठीक है, बट बहुत ज्यादा मेंशन नहीं है, कुछ सोर्सेज में है मेंशन, कुछ सोर्सेज में मेंशन नहीं है। उसके बाद आपका था ट्राइब, यानी कि जन, और जन मतलब देश, देश का राजा राजन। ठीक है, राजा को हम कहते हैं गोपति या गोपा। ओके, तो आई होप दिस पार्ट इज ऑल्सो वेरी मच क्लियर टू यू। नाउ वी आर मूविंग टूवर्ड्स द डिवीजन ऑफ सोसाइटी। पहली बात तो ये है कि इतनी ज्यादा डिवीजन थी नहीं सोसाइटी में। ऋग्वेद की सोसाइटी के बारे में आपको मैंने एक बात कल की क्लास में भी कही थी कि आप जब दोनों पीरियड्स को कंपेयर कर लोगे, देन यू विल सी दैट ऋग्वेदिक पीरियड मेंटली, और अगर हम देखें ना दिमागी तौर के ऊपर, तो जरा एडवांस लोग हुआ करते थे, बहुत ज़्यादा ओपन माइंडेड लोग हुआ करते थे। तो देयर वाज डिवीजन ऑफ सोसाइटी, आप कह सकते हो थोड़ी बहुत थी, लेकिन इट वाज बेस्ड अपॉन कलर। ठीक है, तो कुछ लोग थे जो खुद को कहते थे कि हम वैदिक पीपल हैं। जैसे आपको मैंने बताया ना, आर्यास, जो फेयर स्किन पीपल हुआ करते थे आर्यास, वो खुद को कहते थे कि हम वैदिक पीपल हैं, हम वेद लिखते हैं, तो हम अच्छे वर्ण के हैं, हम अच्छे कलर के हैं। और कुछ नॉन वैदिक नॉन वैदिक पीपल जो वेद नहीं लिखते थे, जो संस्कृत नहीं बोलते थे, जो फेयर स्किन नहीं हुआ करते, डार्क स्किन हुआ करते थे, इट कैन बी द ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स ऑफ इंडिया, उनको आर्यस क्या कहा करते थे? दास्युस या फिर दासास कहा करते थे। तो क्या सोसाइटी में डिवीजन थी? बिल्कुल थी, वर्ण के बेसिस के ऊपर थी, लेकिन उस समय तक वर्ण का मतलब सिर्फ कलर हुआ करता था। अब जो ऋग्वेदिक सोसाइटी है, इसको हम क्या नहीं कह सकते? इगैलिटेरियन। व्हाट इज इगैलिटेरियन? एक ऐसी सोसाइटी जिसमें हर एक व्यक्ति का जो सामाजिक स्थान होता है वो सेम होता है, यानी कि देयर इज नो डिफरेंस, देयर इज नो हायरार्की, एवरीवन इज इक्वल। दैट काइंड ऑफ सोसाइटी इज कॉल्ड एज द इगैलिटेरियन सोसाइटी। ठीक है, देयर वाज आल्सो सम सोशल स्ट्रेटिफिकेशन, यानी कि समाज में हल्की सी डिवीजन और थी, हल्की सी डिवीजन और थी। इट वाज बेस्ड अपॉन डिवीजन ऑफ लेबर, यानी कि लोगों को 4 और कैटेगरी में बांटा गया था, लेकिन वो कास्ट सिस्टम नहीं था। कास्ट सिस्टम में भी 4 कैटेगरी हैं, लोगों को 4 भागों में बांटा गया था, लेकिन इट वाज बेस्ड अपॉन वर्क। ठीक है, आप जो काम करते हो उस काम से, उस कर्म से आपकी जाति डिसाइड होती है, और अगर आप काम चेंज कर दोगे तो आपकी जाति भी इंप्रूव हो जाएगी, जिसको हम कहते हैं सोशल मोबिलिटी। तो अब आप एक बात समझना, 4 कास्ट कौन कौन सी हैं? ब्राह्मण, क्षत्रिय,
वैश्य एंड शूद्रस। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जस्ट रिमेंबर कि दीज आर द 4 कास्ट, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो जब भी हम इन 4 कास्ट की बात करते हैं, जब भी हम इनके बारे में बात करते हैं, तो इनको अलग अलग काम दिए गए थे। जैसे जो पढ़ाई लिखाई वाला काम है, जो एजुकेशन है, पढ़ने का पढ़ाने वाला काम है, वो दिया गया था ब्राह्मण्स को। और जो भी आपका काम है वॉर लड़ने का, शासन करने का, प्रशासन करने का, वो दिया गया था क्षत्रियस को। और जो भी आपका काम है एग्रीकल्चर का और ट्रेड का, उसको हमने मेंशन किया था वैश्यस कैटेगरी में और शूद्रस। तो बेसिकली जो आपका डिवीजन ऑफ सोसाइटी थी अर्ली वैदिक पीरियड में, ऋग वैदिक पीरियड में, उसमें पहले आप देखिए वर्ण सिस्टम। उसमें वर्ण का क्या सिंपल मतलब था, कलर के बेसिस के ऊपर सोसाइटी डिवाइडेड थी कि हाँ यार कुछ फेयर स्किन पीपल है, कुछ डार्क स्किन पीपल है, और कुछ आर्यन है, कुछ नॉन आर्यन है, कुछ वैदिक है, कुछ नॉन वैदिक है, मतलब सेम, मतलब वो एक 2 कैटेगरी बन गई। उसके अलावा सोसाइटी को हम इक्वल नहीं कह सकते क्योंकि समाज में कुछ डिवीजन थी। अब उस समय के ऊपर ऋग वैदिक पीरियड में भी तो आपकी पुरुषाशुक्ता थ्योरी थी ना, तो हम क्या कह सकते हैं, कास्ट सिस्टम नहीं था। कास्ट सिस्टम था लेकिन दैट वाज अ लॉजिकल कास्ट सिस्टम विच वाज बेस्ड अपॉन डिवीजन ऑफ लेबर, और इस तरह के कास्ट सिस्टम से किसी को भी दिक्कत नहीं होती। यानी कि आपके 4 वर्ण, अब वर्ण का एक और मतलब आ गया, अब वर्ण का मतलब कैटेगरी भी आ गया। पहले वर्ण का मतलब कलर था, अब वर्ण का मतलब कैटेगरी भी आ गया, और इन्हीं में आपके 4 कैटेगरी बन गई। वर्ण मतलब डिवीजन मानो आप, वर्ण मतलब डिवीजन, और बाद में वर्ण ने किसका रूप ले लिया, कास्ट का। वो कब लिया, लेटर वैदिक पीरियड में। 4 वर्ण यानी कि 4 कैटेगरीज और बन गई बेस्ड अपॉन वर्क। यानी अगर आप पढ़ाई लिखाई करते हो तो आप ब्राह्मण कहलाओगे, अगर आप शासक हो या आप लड़ाई करते हो, आप वॉरियर हो, तो आप क्षत्रिय कहलाओगे, अगर आप एग्रीकल्चर करते हो, अगर आप ट्रेड करते हो, अगर आप गाय को रखते हो तो आप वैश्य कहलाओगे, और अगर आप बाकी 3 कास्ट की सेवा करते हो, आप अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करते हो, देन यू विल बी कॉल्ड एज द शूद्रास। So see what is happening here, your work is defining your caste, your work is defining your caste, and if you change your work you can also change your caste. This is what I have written here कि there was social mobility, there was social mobility, मतलब people could change their profession and there was no strict social hierarchy। और ऐसा भी नहीं है कि मतलब बहुत ही ज्यादा डिवीजन हो, बहुत ज्यादा रिजिडिटी हो, तो nobody would have hated this system। काम करो और काम से आपको मिलेगी, मतलब आपके मेरिट के बेस के ऊपर, आपके काम के बेसिस के ऊपर आपको कास्ट या फिर आपको समाज में एक डेजिग्नेशन दी जाएगी। पढ़ाई लिखाई करने वाले लोग जो आपके ब्राह्मण्स थे उनको हमेशा से अच्छा इज्जत दी है। आज भी जो आपके बेस्ट माइंड्स होते हैं, दे आर हायर इन सोसाइटी, दे आर अर्निंग वेल, दे आर लिविंग अ गुड लाइफ, दे आर लिविंग अ डिसेंट लाइफ। ठीक है, तो आप भी इस बात को समझो कि ये जो सिस्टम था आपका इतना बुरा सिस्टम था नहीं। यस, हमारी कुछ यादें जुड़ी हैं इससे कि कास्ट सिस्टम है ये तो गलत है, हमें बचपन से पढ़ाया गया, गलत नहीं पढ़ाया गया, लेकिन जो कास्ट सिस्टम को हमने पढ़ा है वो कास्ट सिस्टम अलग है, ये आपका वर्ण सिस्टम है, ये अलग है। समाज को बांटा गया ऑन द बेसिस ऑफ डिवीजन ऑफ लेबर। नाउ जस्ट इमेजिन वन थिंग, यू वांट टू बिकम एन ऑफिसर, ठीक है, इट मींस यू वांट टू बिकम एन ऑफिसर बिकॉज यू विल गेट सम सॉर्ट ऑफ फैसिलिटीज, बट जो फैसिलिटीज आपको मिलेंगे उसमें कुछ और भी लोग इन्वॉल्व होंगे जो आपको हेल्प करेंगे उन फैसिलिटीज को अवेल करने के लिए। ठीक है, इफ यू आर एन ऑफिसर you will be getting a car and all, but you will also get the driver, तो it means कि you need a driver। सोसाइटी में ड्राइवर्स भी चाहिए। अगर आप घर में रहोगे तो और आप चाहते हो कि कुक हो, तो आपको सोसाइटी में एक कुक भी चाहिए। अगर कोई आपको खाना बनाने के लिए चाहिए तो उसके लिए कोई ना कोई आदमी तो ऐसा होना चाहिए जो खाना भी बनाए। तो बेसिकली इन सोसाइटी टू फंक्शन टू द बेस्ट ऑफ इट्स कैपेबिलिटी वी एक्चुअली नीड अ डिवीजन ऑफ लेबर, वी नीड पीपल फॉर ईच एंड एवरी वर्क। तो लोग हर तरह से होने चाहिए। तो डिवीजन ऑफ लेबर करने के लिए आपने लोगों को बांट दिया कि कुछ लोग ये काम करेंगे, कुछ लोग वो काम करेंगे, ताकि सोसाइटी में एक बैलेंस बना रहे। अगर सारे ब्राह्मण बन गए तो खाना कौन बनाएगा? अगर सारा खाना बनाएंगे तो बाकी काम कौन करेगा? वॉर से कौन बचाएगा? और अगर सब बाकी काम करेंगे तो सेवा कौन करेगा? वी नीड पीपल ऑफ एवरी काइंड वी नीड पीपल ऑफ एवरी काइंड इन सोसाइटी, एंड दैट इज वाई वी मेड सच अ डिस्टिंक्शन बेस्ड अपॉन योर वर्क। कि जो आप काम करते हो कैटेगरी बना दी कि नहीं यार, समाज में कुछ शूद्र भी होने चाहिए, कुछ वैश्यस भी होने चाहिए, एंड यस दे हैव देयर ओन प्लेस, दे हैव देयर ओन मेरिट इन द सोसाइटी। उनको पता है कि उनको भी जरूरत सोसाइटी में है। उस तरीके से ये स्ट्रेटिफिकेशन समाज में बनाई गई थी। स्ट्रेटिफिकेशन मतलब एक डिवीजन समाज में बनाई गई थी, विच वॉज वेरी मच लॉजिकल, विच वॉज वेरी मच नीडेड
फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ टाइम। आज भी आपकी सोसाइटी में आपको डिवीजन ऑफ लेबर चाहिए। आप देखते हो कि कई बार देश में ना अनएम्प्लॉयमेंट की दिक्कत आ जाती है। वो अनएम्प्लॉयमेंट की दिक्कत इसलिए आ जाती है क्योंकि आपके देश को फंक्शन करने के लिए किसी और प्रोफेशन के लोग चाहिए, लेकिन सब लोगों को उल्टा ही प्रोफेशन करना है। लाइक वी राइट नाउ वी हैव अ ट्रेंड ऑफ इंजीनियरिंग। ठीक है, हमारा देश ग्रो कर रहा है, हमारा देश डेवलप कर रहा है, वी नीड इंजीनियर्स, बट डू वी एक्चुअली नीड दैट नंबर ऑफ इंजीनियर जितने लोग प्रिपेयर कर रहे हैं? ठीक है, इंजीनियरिंग की तैयारी किए जा रहे हैं, ठीक है, तभी तो प्रॉब्लम्स आ रही है ना। जितने लोग, अगर जितने इंजीनियर्स चाहिए और अगर उस हिसाब से लोग प्रिपरेशन करें, एवरीवन विल गेट द जॉब। और उसी समय के ऊपर कुछ लोग हैं जो स्किल्स के ऊपर काम कर रहे हैं अपने, ठीक है, और जो स्किल्स के ऊपर काम कर रहे हैं दे आर समहाउ अर्निंग बेटर। यू कैन सी देयर आर पीपल whom you think कि मतलब नहीं यार पढ़ाई में तो इतना अच्छा नहीं था, लेकिन देखो ये तो ठीक अर्न कर रहा है। तो उसने फिर वो जो एक भेड़ बकरी वाली चाल चल रही है उसके ऊपर वो नहीं गया। आई एम सेइंग कि इफ यू एक्चुअली हैव टैलेंट, दैट लेवल ऑफ टैलेंट कि आप इंजीनियरिंग कर सकते हो, देन ओनली यू शुड परस्यू दिस काइंड ऑफ फील्ड्स। अब आधे ज़्यादा लोग अनएम्प्लॉयड इसलिए क्योंकि उन्होंने कोई एक ऐसी चीज़ कर ली है, ठीक है, जिसका कोई बहुत ज़्यादा नीड है नहीं सोसाइटी के अंदर, ठीक है। एंड बहुत सारे लोग हैं जो मतलब बस चले जा रहे हैं रास्ते के अंदर, और जहाँ पे वो जाने की कोशिश कर रहे हैं वहाँ पे बहुत कम लोगों की ज़रूरत है, ठीक है। इट्स द हार्श ट्रूथ ऑफ लाइफ कि जहाँ पे भी हम मतलब जाने की कोशिश कर रहे हैं वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा मतलब पिन पॉइंटेड सा स्पेस है, एंड देयर आर मैनी पीपल हु वांट टू रीच देयर। तो डिवीजन ऑफ लेबर इज़ वेरी मच नीडेड, और इसीलिए गवर्नमेंट भी बहुत सारे स्किल मिशंस लेके आ रही है जिसमें लोगों को बता रहे हैं कि अगर आप स्किलफुल हो then also you can earn better. It is not like what everyone else is doing, you also have to do that thing only, ठीक है। तो ये सोशल मोबिलिटी जो एक कंसेप्ट है, सोशियोलॉजी का कंसेप्ट है जो कि बहुत ज़रूरी है। डिवीजन ऑफ लेबर भी एक कंसेप्ट आपका सोशियोलॉजी का जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस एज अ सोसाइटी टू रियलाइज दैट ऑल द पीपल आर नॉट नीडेड ओनली इन वन प्रोफेशन, ठीक है, पीपल आर नीडेड इन मल्टीपल प्रोफेशंस, ओके। And this is how society will function better, this is how you will earn better, okay। तो this is something that you need to understand। तो ये समाज जो है वो पता होना चाहिए, और इसी के बेसिस के ऊपर हमारा वर्ण सिस्टम स्टार्टिंग में बनाया गया था। नाउ लेट अस डिस्कस अबाउट द पोजीशन ऑफ वीमेन। अब देखो ये डिस्कशन हमेशा होती है कि व्हाट इज द पोजीशन ऑफ वीमेन इन एनी सोसाइटी, एंड देयर आर मेनी क्वेश्चंस व्हिच आर आस्क्ड। तो कहते हैं कि ऑल्दो जो योर सोसाइटी वाज पैट्रियार्कियल, यानी कि मेल्स जो थे वो सोसाइटी को रूल करते थे, ठीक है, लेकिन फिर भी वीमेन्स हैड सम इंपॉर्टेंट पोजीशंस। इट इज नॉट लाइक कि वीमेन्स वर कंप्लीटली इग्नोर्ड, ओके। मेल्स रूल करते थे, फीमेल्स वर देयर टू हेल्प देम, बट इट वाज नथिंग लाइक कि मतलब वीमेन्स वर टोटली इग्नोर्ड। वीमेन ऑल्सो हैड सम इंपॉर्टेंट पोजीशंस, दे वर एजुकेटेड, ओके, विच इज अ वेरी गुड थिंग। दे ऑल्सो हैड एक्सेस टू दी असेंबली, वो सभाओं का पार्ट बन सकते थे। याद है ना आप, सभा और समिति, सभा और समिति में अगर आप देखोगे तो यूजुअली कई ऐसी फैमिलीज हैं, कई ऐसे समाज हैं जहाँ पे वीमेंस को बोलते हैं कि अब घर के बड़े या मर्द बात कर रहे हैं, तुम अंदर जाओ। तो उन फैसलों में वीमेंस को पार्टिसिपेट नहीं करने दिया जाता, ठीक है। लेकिन इट वॉज नॉट लाइक दैट इन ऋग्वेदिक पीरियड कि वेन एवर सम इंपॉर्टेंट डिसीजन वर बीइंग टेकन इन असेंबलीज, वीमेन वर ऑल्सो इन्वाइटेड टू दोज असेंबलीज। सती सिस्टम का कोई मेंशन नहीं है। पर्दा सिस्टम यानी कि वीमेंस को छुपा के रखना है, ठीक है, वेल घूंघट वो सब रखना है, तो ऐसा भी कोई मेंशन आपका इस सोसाइटी में नहीं है। तो विच बेसिकली पॉइंट्स टुवर्ड अ यू नो प्रेटी डिसेंट, नॉट बेटर बट प्रेटी डिसेंट पोजिशन ऑफ वीमेंस। देन वी ऑल्सो हैड सम वीमेन पोइट। तो ऋग्वेद में जहाँ पे बहुत सारी प्रेयर्स लिखी गई हैं, कुछ प्रेयर्स आपकी अपाला, ठीक है, विश्वारा, घोषा, लोपामुद्रा, तो इन सब के नाम के ऊपर भी इन्होंने भी कुछ कविताएं लिखी हुई हैं, इन्होंने भी कुछ हाइम्स या प्रेयर्स लिखी हुई हैं। तो अगर वीमेन्स पोएम्स लिख रही हैं इसका मतलब कि दे मस्ट हैव बीन एजुकेटेड, अगेन विच इज अ गुड थिंग, ठीक है। एंड इवन द वीमेन्स वर फ्री टू चूज देयर पार्टनर्स, ओके, वीमेन हैड द एक्सेस। देयर वाज आल्सो अ प्रैक्टिस ऑफ स्वयंवर जो कि बाद में शुरू होगी, जिसमें वीमेन चूज करती थी कि हमारा हस्बैंड जो है वो कौन होगा, and they also had the liberty to choose their age of marriage. Now see कि this is something which the women of today are also craving for कि हमें हमारा पार्टनर चूज करने का अधिकार होना चाहिए, और साथ में we should be able to marry whenever we want. If we want to marry at a younger age, then we should be able to marry at a younger age.
इफ यू वांट टू मैरी एट अ लेटर एज, ठीक है। कहीं पे अलाउ होता है, कहीं पे अलाउ नहीं होता है, ठीक है। तो बट यहाँ पे मतलब वीमेंस हैड यू नो अ प्रेटी डिसेंट प्लेस इन द सोसाइटी, विच इज़ अ गुड थिंग। बट धीरे धीरे ये जो पोजीशन है ये डिग्रेड होती जाएगी और वीमेन की पोजीशन बहुत ज़्यादा वीक हो जाएगी, सती आ जाएगी, चाइल्ड मैरिजेस होना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जहाँ हम सती की बात कर रहे हैं, पर्दा की बात कर रहे हैं, यहाँ पे चाइल्ड मैरिज भी नहीं हुआ करती थी। देयर वाज नॉट इवन अ मेंशन ऑफ चाइल्ड मैरिजेस। तो ये हमें यहाँ पे याद रखना है। अब जब हम बात करते हैं मैरिजेस से, तो वी ऑलवेज बिलीव कि मैरिजेस का जो एक बुरा इंपैक्ट होता है वो वीमेन के ऊपर होता है। लेकिन अगर हम यहाँ पे देखें तो मैरिजेस वर यूजली मोनोगेमस। अब मोनोगेमस का मतलब होता है कि इट इज बेसिकली मैरिज बिटवीन टू पीपल इन विच देयर विल बी वन विल बी मेल, वन विल बी फीमेल, ठीक है। तो मैरिज बिटवीन वन मेल एंड वन फीमेल इज कॉल्ड एज मोनोगेमस। तो यूजुअली जो आपकी मैरिज हुआ करती थी, इट वाज अ इक्वल काइंड ऑफ मैरिज कि इन अ बॉन्ड ऑफ मैरिज देयर विल बी वन मेल, देयर विल बी वन फीमेल। लेकिन कई समय के ऊपर आपको पॉलीगैमी और पॉलीएंड्री जैसी प्रैक्टिसेस भी देखने को मिली। अब पॉलीएंड्री क्या होता है? पॉलीएंड्री इज समथिंग इन विच देयर इज वन मेल एंड देयर आर मल्टीपल फीमेल्स, यानी कि वन हस्बैंड बट मैनी वाइफ्स। तो इसको हम कहते हैं पॉलीगैमी। पॉलीगैमी वाज आल्सो देयर एंड देयर वर आल्सो एविडेंसेस ऑफ पॉलीएंड्री। ऑफ पॉलीएंड्री में इट वाज ऑपोजिट ऑफ दिस, इन विच देयर वाज one female and there were multiple husbands or multiple males. तो इसको हम कहते हैं polyandry. For example, if we look at the story of महाभारता, तो जिस तरह की मैरिज में आपके पांडवास थे with द्रौपदी, that form of marriage is called as the polyandry where there is one wife or multiple husbands, ठीक है। अब इसके पीछे कुछ लॉजिक भी बताए गए हैं, ठीक है, और इसमें एक लॉजिक बताया गया है एनसीईआरटी में कि पॉलीएंड्री प्रोबेबली इसलिए की जाती होगी क्योंकि वीमेन की जो पॉपुलेशन है वो थोड़ी सी कम होगी। पॉलीएंड्री के कुछ इंस्टेंसेस हैं, शायद इसलिए भी हो सकता है कि जो वीमेन की पोजीशन है वो कम होगी एंड देयर वर नॉट इनफ फीमेल्स फॉर मेल्स टू मैरी। तो इसी कारण से आपका ये शायद पॉलीएंड्री की जाती होगी। आज के समय के ऊपर भी कुछ सोसाइटीज़ हैं जो पॉलीएंड्री प्रैक्टिस करती हैं एंड वी माइट फील कि दिस इज ऑड बट दिस इज नॉट ऑड फॉर दोज पीपल। उनका ये मानना है कि इफ देर आर 2 or 3 ब्रदर्स एंड दे आर मतलब मैरिंग 2 and 3 फीमेल्स, then it means कि one family will be divided into 3 families. But if those brothers have just one wife, it means कि there will be no division of property. तो ऐसे हाटी ट्राइब है, एक हाटी कम्युनिटी है हिमाचल प्रदेश में, तो उनमें पॉलीएंड्री प्रैक्टिस की जाती है। तो उनका ये लॉजिक है कि इट इज पॉलीएंड्री इज डन बिकॉज कि दिस कम्युनिटी इज नॉट वेरी मच रिच, दे आर क्वाइट पुअर, और कहते हैं कि अगर हमारी फैमिली में भी अगर हमारे 2 बेटे हैं, उनकी 2 वाइफ्स आ जाएंगी, देन उस छोटी सी प्रॉपर्टी के भी 2 हिस्से हो जाएंगे एंड इट विल लीड टू फर्दर डिवीजन एंड जो हमारी आगे की जनरेशन होगी दे विल गेट इनटू पॉवर्टी, वो उसी लूप में फंस जाएंगे और ये कभी पॉवर्टी से नहीं निकल पाएंगे। तो व्हाट दे डू इज कि दे मैरी वन फीमेल टू टू ब्रदर्स, ओके, समटाइम्स 2 समटाइम्स 3 ब्रदर्स, और उससे क्या होता है कि जो आपकी फैमिली की प्रॉपर्टी है वो आगे डिवाइड नहीं होती है। तो दीज कम्युनिटीज हैव देयर ओन लॉजिक, बट चलो जो भी है we might find out but they are still communities who are practicing polyandry. अगर हम बात करें इस्लाम में, तो इस्लाम में भी आपकी पॉलीगैमी की जाती है, बट मोस्टली द मोस्ट प्रेफर्ड एंड द मोस्ट द लव्ड मेथड ऑफ मैरिज एंड ऑल्सो लॉजिकल इन मेनी सेंसेस मोनोगैमी, जहाँ पे आपका देयर इज वन मेल एंड देयर इज वन फीमेल। तो अगर मोनोगैमस ज़्यादा है तो इसका मतलब ये है कि ऐसा नहीं है कि मेल्स ज़्यादा डोमिनेट कर रहे हैं। जिस सोसाइटी में भी मेल ज़्यादा डोमिनेट करते हैं वहाँ पे क्या होती है? पॉलीगैमी होती है, ठीक है। जिस सोसाइटी में भी आपकी फीमेल थोड़ा डोमिनेट करती है वहाँ पे क्या होती है? पॉलीएंड्री होती है। जिस सोसाइटी में पॉलीएंड्री इंपॉर्टेंट होती है ना, वहाँ पे मेल मल्टीपल, वहाँ पे एक फीमेल मल्टीपल मेल्स को मैरी करते हैं। तो अगर पॉलीएंड्री भी है, इसका मतलब यस यार देयर इज सम प्रेटी डिसेंट प्लेस फॉर वीमेंस कि दे कैन ऑल्सो हैव मल्टीपल हस्बैंड्स। और अगर ये है तो ये भी एक इक्वल सोसाइटी की तरफ ही संकेत करता है। तो यस, वीमेंस हैड अ प्रेटी डिसेंट प्लेस। और देयर इज वन मोर प्रैक्टिस जिसको हम कहते हैं लिबरेट, ठीक है। तो लिबरेट का मतलब क्या होता है कि इन केस द हस्बैंड डाइज, तो उसके बाद जो वाइफ है उसके छोटे भाई शादी करवा दी जाती है, ठीक है। तो ये लिबरेट प्रैक्टिस है, इसके भी कुछ एविडेंसेस वगैरह जो हैं आपको देखने को मिले हैं।
इसको भी एक हल्का नजर मारना। दिस इज समथिंग लाइक अ टर्म्स जो आप एग्जाम में पूछी जाती हैं कि पॉलीगैमी क्या होता है, पॉलीएंड्री क्या होता है, मोनीगैमी क्या होता है, ठीक है, लिबरेट क्या होता है। तो यू नीड टू अंडरस्टैंड द टाइप्स ऑफ मैरिजेस, और एनसीईआरटी में तो काफी डिटेल में इनके बारे में बात कर रखी है। एनसीईआरटी में तो इवन देयर आर 8 टाइप्स ऑफ मैरिजेस, जो आपके धर्मशास्त्र हैं उनमें 8 तरह की मैरिजेस हैं, और 8 तरह की मैरिजेस को 1 बाय 1 डिस्क्राइब किया गया है, 1 बाय 1 बताया गया है। जैसे एक राक्षस विवाह होता है, ठीक है, तो मतलब वी विल डिस्कस इन लिटिल बिट डिटेल जब हम बाद में पढ़ेंगे इसके बारे में। तो ये सब चीज़ें भी आपकी एनसीईआरटी में, इट इज़ नॉट लाइक कि आउट ऑफ नो वेयर आई एम टीचिंग यू दीज थिंग्स, आपकी एनसीईआरटी में है। जो 12th क्लास में बच्चे पढ़ते हैं उनको पता है कि उनकी बुक में एक स्टफ है, इसलिए हम इन चीज़ों को भी यहाँ पे पढ़ रहे हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट लेट अस डिस्कस अबाउट द इकोनॉमिक लाइफ, कि ये लोग खाने पीने के लिए कैसे बंदोबस्त करते थे, किस तरीके से ये पैसे कमाया करते थे। तो अगर हम इन चीज़ों की बात करें तो वी आर वेल अवेयर कि देवर अ पेस्टरल सोसाइटी, और एक पेस्टरल सोसाइटी के लिए सबसे बड़ी धन की चीज़ क्या होती है? एक पेस्टरल सोसाइटी में सबसे ज़्यादा चीज़, सबसे इंपॉर्टेंट होता है उसका केटल और केटल रेयरिंग। तो ये लोग पशुपालक हुआ करते थे, ये लोग पेस्टरल हुआ करते थे, ठीक है। खेती बाड़ी भी किया करते थे, लेकिन खेती बाड़ी में सिर्फ एक चीज़ का मेंशन किया गया है, यवा। यवा मतलब बारले, बारले मतलब जौ, जब हिंदी में कहते हैं हम इसको जौ कहते हैं। तो क्या ये खेती बाड़ी करते थे? करते थे, लेकिन बहुत कम करते थे, ठीक है। और साथ में इनके पास आयरन टेक्नोलॉजी नहीं हुआ करती थी। आयरन टेक्नोलॉजी यही यूज करेंगे, लेकिन लेटर वैदिक पीरियड में डिस्कवर करेंगे ये आयरन का यूज। तो जब तक आयरन नहीं आएगा तब तक ये बहुत अच्छे लेवल के ऊपर एग्रीकल्चर सोसाइटी नहीं बनेगी। अब धीरे धीरे क्या करेंगे, जैसे अगर हम देखें, आपको मैं कई बार, मैंने पहले भी बताया है कि जो आपकी सोसाइटी थी ना, इसने एक स्टेप बैक लिया, ये एडवांस से एक लेसर एडवांस सोसाइटी बन गई। क्यों? क्योंकि उस समय के ऊपर कितनी सारी क्रॉप्स उगाई जा रही थी, और देखो ये लोग सिर्फ एक क्रॉप उगा रहे हैं, वो भी कौन सा? बार्ले यानी कि जौ, ठीक है। अब देखो यहाँ पे जौ था, यहाँ पे कॉपर था, और आप एक चीज ऑब्जर्व करना कि अगर आपने किसी भी हवन वगैरह में या किसी भी प्योर काम में पार्टिसिपेट करना है, तो वहाँ पे जो आपके पंडित होते हैं, पंडित बोलते हैं कि कॉपर के बर्तन में पानी रखो, ठीक है, अन्न चाहिए, और अन्न में जौ बहुत ज़रूरी है। तो ऋग्वेद के जो लोग थे, जब वो सेक्रीफाइसेस करते थे, जब वो कोई यज्ञ या हवन किया करते थे, उस यज्ञ और हवन में उनको कुछ ना कुछ ग्रेन्स रखने पड़ते थे। तो उस समय के ऊपर कौन सा ग्रेन इंपॉर्टेंट था? उस समय के ऊपर तो इनको सिर्फ बार्ले के बारे में पता था, बार्ले उगाया करते थे। तो इसी कारण से इन्होंने बार्ले को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे दी, और बर्तन इनके कॉपर के हुआ करते थे, और इसीलिए पानी वगैरह कहाँ रखते थे? कॉपर में रखते थे। तो ये सब चीज़ें वही है कि जिस चीज़ों का, जो चीज़ें आपकी उस समय के ऊपर अवेलेबल थी, उस समय के ऊपर उन लोगों के ट्रेडिशंस बन गए, और उन्हीं ट्रेडिशंस को हम आज भी फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। तो वाई आर काउ इंपॉर्टेंट टू अस? बिकॉज दीज पीपल आर, देखो हिंदू सोसाइटी में आज भी काउस कितनी इंपॉर्टेंट है। यूपी में तो काउस के लिए एम्बुलेंस भी है, ह्यूमंस के लिए हो ना हो, बट काउस के लिए एम्बुलेंस है। सो हाउ डिड काउ बिकेम सो इंपॉर्टेंट फॉर हिंदूज? बिकॉज जो हिंदूज के रूल्स हैं वो वेदों से आए हैं, और जिन लोगों ने वेद लिखे थे वो नोमैडिक पेस्टलिस्ट हुआ करते थे। उनके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज, सबसे ज्यादा वैल्यूएबल चीज क्या हुआ करती थी? दैट वाज द काउज, एंड दिस इज हाउ Vedas gave a higher position to cow among all the animals. They were also meat consuming people, but they never consumed the meat of cows. तो इसीलिए these people were not purely vegetarian. They used to consume meat, but they never consumed the meat of cow because they considered it as most important. They will kill for cow, but not the cow. Okay, so this is the reason that cow is so much important for Hindus as a society. Okay, तो काऊ क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि काऊ तो उनका पूरा का पूरा कैटल्स को फॉर्म करते थे। इट वाज यूज्ड फॉर मिल्क एंड मल्टीपल पर्पसेस, ठीक है। उसी के गोबर से घर की लेपा पोती हुआ करती थी, ठीक है। तो दैट इज वाई काऊ डंग इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। बारले खाते थे, तो बारले आपके जो सेक्रीफाइस का ट्रेडिशन हो गया, जहाँ पे भी दान करना है पंडित को, वहाँ पे जौ दान कर रहे हैं, कॉपर के बर्तन में ये सब काम करने हैं आपके। तो दिस इज हाउ थिंग्स बिकेम इंपॉर्टेंट। शिफ्टिंग एग्रीकल्चर प्रैक्टिस करते थे। शिफ्टिंग एग्रीकल्चर का मतलब होता है कि जहाँ पे जगह मिल गई वहाँ पे खेती बाड़ी करी, जब लगा कि ये खेती बाड़ी करने की ये जगह ठीक नहीं है तो यहाँ से मूव करके कहीं और चले गए, ठीक है। तो सपोज करो कि दिस इज वन ट्रैक ऑफ लैंड, और इस ट्रैक ऑफ लैंड में यहाँ पे लोग खेती बाड़ी कर रहे हैं। अब लगता है कि यहाँ से आउटपुट नहीं निकल रहा है, देन दे विल मूव टू सम अदर प्लेस, देन दे विल मूव टू सम अदर प्लेस। तो शिफ्टिंग कल्टीवेशन ऐसे ही प्रैक्टिस की जाती है, ठीक है, कि आपके पास कोई परमानेंट पीस ऑफ लैंड नहीं है। आपको जहाँ जमीन मिल रही है वहाँ खेती बाड़ी कर रहे हो, जब तक आपको ठीक लगे तब तक खेती बाड़ी कर रहे हो।
उसके बाद कहीं और मूव करते हो। और ये तभी होता है ना जब बहुत सारे लोग खेती बाड़ी नहीं कर रहे होते। अगर बहुत सारे लोग खेती बाड़ी कर रहे होते हैं तो हर एक आदमी ने कोई ना कोई जमीन संभाल रखी होती है, तो फिर आप वहां पे मूव नहीं कर सकते। अब यहाँ पे जमीन खाली पड़ी थी, कुछ लोग खेती बाड़ी कर रहे थे, बाकी तो सब नोमैडिक पेस्टलिस्ट हुआ करते थे, तो इसलिए खेती बाड़ी का कोई इतना ज़्यादा कंसेप्ट था नहीं। लैंड वॉज फ्री, दे कैन मूव फ्रॉम वन प्लेस टू वन अनदर बाय डूइंग शिफ्टिंग कल्टीवेशन। ठीक है, टैक्स हुआ करता था। एक इकोनॉमी के लिए टैक्स एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो यस, ये जो चीफ था, जो इनका राजा था, उस राजा को ये लोग टैक्स दिया करते थे, उस टैक्स को हम कहते हैं बलि। ठीक है, तो बलि क्या हुआ करता था, ये एक वॉलेंटरी कॉन्ट्रीब्यूशन हुआ करता था। याद रखना कि राजा नहीं मांगता था इनसे, राजा इनसे टैक्स नहीं मांगता था। राजा राज्य को चलाने के लिए क्या करता था, वॉर्स करता, जो वॉर में वॉर बाउंड्री जीत के लाते थे, उसी से राज्य चलाया करते थे। ठीक है, लेकिन फिर भी राजा को अपनी जो अर्निंग है उसका एक वॉलेंटरी कॉन्ट्रीब्यूशन देते थे, जिसको हम कहते हैं बलि। ठीक है, तो ये आपके 5 पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है। प्रोफेशन क्या था इनका, मेन एग्रीकल्चर था। बहुत कम था, बहुत कम लोग एग्रीकल्चर करते थे, और करते भी थे शिफ्टिंग कल्टीवेशन में। उगाते क्या थे, यवा यानी कि बार्ले। ठीक है, मेनली क्या करते थे, देवर पेस्टरल, दे यूज्ड टू रेयर एनिमल्स। टैक्स होता था, नो टैक्स बट अ वॉलंटरी कॉन्ट्रीब्यूशन, खुद अपनी मर्जी से राजा को बलि दिया करते थे, अपना कोई ना कोई कॉन्ट्रीब्यूशन दिया करते थे। आयरन था, नो, आयरन वाज नॉट यूज्ड, टूल्स वर मेड अप ऑफ कॉपर। ठीक है, तो दिस इज व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, and now it is done. So now we are coming to the last part of our today's discussion, that is the religious life of these people. और इस डिस्कशन के खत्म होने के बाद हम क्या करेंगे, हम इन्हीं चीज़ों को, रिलीजियस लाइफ, सोशल लाइफ, इकोनॉमिक लाइफ, इसी को हम डिस्कस करेंगे और कंपेयर करेंगे विद लेटर वैदिक पीरियड, विच वी विल डू इन टुमारोज क्लास। तो जब हम बात करते हैं आपका रिलीजियस लाइफ के बारे में, तो इनके धर्म कैसा था, मैंने फर्स्ट क्लास में भी डिस्कस किया था, सॉरी मैंने आपसे स्टार्टिंग में भी डिस्कस किया था कि देयर रिलीजन वाज नेचुरलिस्टिक पॉलिथिज्म। इट मींस दे यूज्ड टू बिलीव इन मल्टीपल गॉड्स एंड देयर गॉड्स वर मोर ऑफ नेचर काइंड। ठीक है, तो अग्नि हो गया, इंद्र हो गया, वरुण हो गया, ठीक है, पुशान हो गया, यम हो गया, सोम हो गया, they all are male gods, and what you can observe here is they are gods based upon nature. अब इंद्र का मतलब क्या होता है, इंद्र मतलब होता है थंडरस्टॉर्म। ठीक है, अग्नि मतलब फायर, वरुण मतलब वाटर। अब जो पुशान है ना, याद रखना पुशान बहुत इंपॉर्टेंट है, ही वॉज अ गॉड ऑफ शूद्र। ठीक है, पुशान वॉज द गॉड ऑफ शूद्र, और जो पुशान थे ये आपके केटल्स की रक्षा करते थे। पुशान वॉज गॉड ऑफ शूद्र एंड ही प्रोटेक्ट्स केटल, और साथ में यम यानी कि गॉड ऑफ डेथ, और सोम, सोम बेसिकली ना एक ड्रिंक होती है, आप एक तरीके से इसको ना अल्कोहल ही मान लो, तो वो सोम हो गया आपका। तो इस तरीके से जो चीज़ें आपको, सोम भी नेचर में मिलता था, तो हमने सोम को भी एक भगवान मान लिया। ठीक है, तो ये सब क्या थे, आपके मेल गॉड्स थे। क्योंकि इस सोसाइटी में फीमेल्स की पोजीशन भी अच्छी थी, इसलिए आपकी फीमेल गॉडेसेस भी हुआ करती थी, जिनके नाम है उषा, आदिति, ठीक है, सरस्वती जो कि एक नदी ही है, इसके अलावा पृथ्वी, और हमने सावित्री का नाम तो पढ़ा ही अभी, सावित्री जिनके लिए क्या लिखा गया है, जिनके लिए गायत्री मंत्र लिखा गया, गॉड है सावित्री के लिए। तो ये चीजें आपको याद रखनी है कि गॉड कौन कौन से थे, इंद्र, अग्नि, वरुण, पुशान। पुशान किसके गॉड है, शूद्र के गॉड हैं, और ये केटल की रक्षा करते थे। क्या फीमेल गॉडेसेस थे, यस, दे वर आल्सो बेस्ड अपॉन नेचर, उषा, अदिति, सरस्वती, सावित्री एंड पृथ्वी। तो ये फीमेल गॉड्स थे। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट गॉड कौन से थे, इंद्र, क्योंकि सबसे ज्यादा लोग किससे घबराते थे, वो सबसे ज्यादा लोग घबराते थे इंद्र से घबराते थे, क्योंकि इंद्र का जो कहर था वो लोगों को डराता था। आज भी थंडरस्टॉर्म बहुत ज्यादा डराता है कि नहीं डराता है, ठीक है। तो दैट इज वाई इंद्र जो है उसको सबसे ज्यादा हाइम्स डेडिकेट की गई है, सबसे ज्यादा प्रेयर्स किसके लिए बताई गई हैं, इंद्र के लिए। इसका मतलब कि इंद्र वॉज अ डेंजरस गॉड और इंद्र वॉज अ पावरफुल गॉड फॉर दीज पीपल। सबसे ज्यादा किसको दिया गया है इंपॉर्टेंस, इंद्र को। और सेकंड नंबर के ऊपर इंपॉर्टेंस दी गई है अग्नि को। अब अग्नि को इंपॉर्टेंस इसलिए दी गई है, जो फायर गॉड है, कहते हैं कि अगर हमें कुछ भी अपने पितरों तक पहुंचाना है या बाकी गॉड्स तक पहुंचाना है तो उसका रास्ता अग्नि है। अग्नि जलाओ और उस अग्नि के अंदर आप कुछ डालोगे, ठीक है, और आप मंत्रों का जाप करोगे तो वो किसी और डिवाइन वर्ल्ड में पहुंच सकता है, ठीक है। अब हमें भगवान को कुछ भी चढ़ाना होता है, हम क्या करते हैं, हम अग्नि में कुछ डाल देते हैं, ठीक है। अगर हमें मतलब समझ रहे हो ना आप, जैसे हम हवन कुंड में कुछ ना कुछ चीजें डालते रहते हैं, स्वाहा करते हैं। तो
अग्नि एक ऐसा गॉड है जो आपको बाकी गॉड से लिंक करता है। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए कौन थे इस समय के ऊपर? इंद्र थे, और उसके बाद कौन थे आपके? अग्नि थे। बहुत सारे सेक्रीफाइसेस थी, बहुत सारे हाइम्स थे, प्रेयर्स थे, बहुत ज़्यादा चीज़ें रिसाइट करवाई जाती थी। बट एक चीज़ जो याद रखनी है, यहाँ पे ना टेम्पल्स हुआ करते थे, ना आपके मूर्तियां हुआ करती थी। देयर वाज नो टेम्पल वर्शिप, देयर वाज नो आइडल वर्शिप, एंड द वर्शिप वाज आल्सो ऑफ कलेक्टिव टाइप। यानी कि ऐसा नहीं है कि आप इंडिविजुअली अपने लिए कुछ डिमांड कर रहे हो, वट एवर यू आर डूइंग यू आर डिमांडिंग एज अ सोसाइटी। ओके, तो एज अ सोसाइटी आप चीज़ों को डिमांड कर रहे थे, और मतलब कि सबका भला हो जाए, ठीक है। तो ये सब चीज़ें जो हैं आपको डिफरेंशिएट करती हैं ऋग वैदिक पीरियड को लेटर वैदिक पीरियड से, ठीक है। ऋग वैदिक पीरियड वाज समहाउ डिफरेंट फ्रॉम द लेटर वैदिक पीरियड, ठीक है। तो ये चीज़ें जो वो आपको यहाँ पे समझनी है।